जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका एडुटेरिया के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देख रहे हैं। जनरल स्टडी का आपका नंबर टेस्ट नंबर 25 होने वाला है, जो कि आपका FLT 15 होने वाला है। 15 का आपका पार्ट 2 होगा। क्या होगा आपका पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 आपका हो चुका है। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्यान के साथ में। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। ध्यान में रखिए, वीडियो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ शुरुआत करते प्रश्न नंबर 76 से, क्योंकि 75 नंबर प्रश्न तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बताइएगा। देखिए 76 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, कार्बन के यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कार्बन के यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में बोल रहा है, हीरा अपनी त्रिविमीय जालक संरचना के कारण सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये आप लोगों को पता है। केवल एकल बांध वाले हाइड्रोकार्बनों के असंतृप्त कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए वाल्मीकीकरण प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका देखिए कार्बन के यौगिकों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग याद करते हुए जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न बताइएगा। सामान्य क्या है? सामान्य तापदीप्त विद्युत बल्बों में प्रयुक्त गैसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सामान्य तापदीप्त विद्युत बल्बों के प्रयुक्त गैसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में बल्बों में अत्यधिक अभिक्रियाशील गैसों से भरा जाता है, जिससे टंगस्टन धातु अधिक चमक के साथ जल सके, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बिल्कुल गलत। 2 में देखिए विद्युत बल्बों को भरने के लिए सामान्यतः आगलन तथा नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए निष्क्रिय गैसों जैसे कि निष्क्रिय गैस उपस्थिति टंगस्टन तंतु के ऑक्सीकरण तथा सबसे पहले वाष्पीकरण को रोकती है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है सामान्य तापदीप्त विद्युत बल्बों के प्रयुक्त गैसों के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 अब यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए सामान्य मानव मूत्र के विशिष्ट हल्का पीला यानी अंबर पीला रंग मुख्यतः हीमोग्लोबिन के उपापचयी अपघटन से बनने वाले निम्नलिखित किस वर्णन के कारण होता है? बताइए निम्नलिखित में किस वर्णन के कारण होता है, किस वर्ण के कारण आपका होता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण आपका होता है। ध्यान रखिए किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण आपका होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सामान्य मानव मूत्र का विशिष्ट हल्का पीला अंबर पीला रंग मुख्यतः हीमोग्लोबिन के उपापचयी अपघटन से बनने वाले निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण आपका ध्यान में रखिए होता है। चलिए ध्यान रखिए, इसे थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ध्यान दीजिएगा। देखिए यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनने वाला वर्णक है, जो समानता मानव मूत्र को उसका विशिष्ट हल्का पीला अंबर पीला रंग प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। चलिए प्रश्न 79 देखिए आपको क्या बोल रहा है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या है? सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 आपका दिया हुआ है, देखिए कार्बनिक रसायनों, और सूची 2 में दिए गए उनके प्रमुख औद्योगिक अथवा ऐतिहासिक उपयोगों से मिलान करें। बताइए क्लोरोबेंजीन। चलिए मिलान कीजिए। क्लोरोबेंजीन का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए किस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा DDT कीटनाशक का निर्माण में अग्रद्रव्य। ध्यान रखिएगा। देखिए टोल्यून आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए TNT विस्फोटक के निर्माण में विलायक, ध्यान रखिए आपका 4 में हो जाएगा। देखिएगा फॉर्मिलिन आपका किस में हो जाएगा? तो फॉर्मिलिन आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जैविक ऊतकों के परीक्षण में, ध्यान रखिएगा इसका उपयोग किया जाता है। नेफ्थिलिन आपका कीट प्रतिरोध यानी मूत्ररोधी के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। अगर हमसे कहीं भी दिक्कत होता है भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं। कहीं भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में गाली गलौज नहीं कीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हर 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ते हैं, तो एक बार एक क्वेश्चन वहाँ रहा, एक क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग छोड़ेंगे।
देखिए कथन एक है, कारण आ रहा है कथन एक में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है, देखिए अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा CO2 जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो कि कारण आर भी आपको बिल्कुल सही है। कारण आर भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइए, हरे पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। इसके विपरीत कवक तथा जंतु अपने आरक्षित भोजन का संचय सामान्यतः किस रूप में करते हैं? बताइए किस रूप में आपका करते हैं? तो ये आपका करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में आपका करते हैं, ध्यान रखिए ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्लाइकोजन हरे पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं, जबकि कवक तथा जंतु अपने कार्बोहाइड्रेट ये खाद्य भंडार का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर, ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.15x पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए, विकासवाद के संदर्भ में डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक वर्ण का क्या तात्पर्य है? तो विकासवाद के संदर्भ में डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक वर्ण क्या क्या तात्पर्य है? वर्ण का आपका क्या तात्पर्य है? तो वर्ण का आपका क्या तात्पर्य, जल्दी बताइए। तो वर्ण का आपका तात्पर्य हो जाएगा अनुकूलन विविधताओं वाले व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूलन विविधताओं वाले व्यक्तियों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। बताइए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है? बताइए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तन हो जाता है? तो आपका अंडाशय जो है सो आपका किस में परिवर्तन हो जाता है? तो आपका परिवर्तन हो जाता है, आपका फल में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान में रखिए कौन सा आपका अंडाशय, याद रखना है। चलिए 85 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, समसूत्री विभाजन माइटोसिस के निम्नलिखित अवस्थाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, किसके बारे में? तो समसूत्री विभाजन को आपका जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि माइटोसिस को, ध्यान रखिएगा किसके बारे में? तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। तो पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा पूर्वावस्था, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए दूसरा आपका हो जाएगा मध्य व्यवस्था, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा पार्श्व व्यवस्था, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिए तो ये तीसरा। चौथा आपका हो जाएगा, देखिए अंत्य व्यवस्था, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। बताइए, सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सूक्ष्मजीवी विज्ञान एवं कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक में सभी सूक्ष्मजीवी जिनके विषाणु एवं कवक भी शामिल हैं प्रजनन के लिए अनिवार्य रूप से किसी परपोषी कोशिका पर निर्भर होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, राइबोसोम आवश्यक कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये बिल्कुल आपका सही है। विषाणुओं को सीमांत जीव माना जाता है क्योंकि इसमें समान कोशिकीय तंत्र का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, सूक्ष्मजीवी विज्ञान एवं कोशिका संरचना के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद करते हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण आपका यकृत के द्वारा किया जाता है? तो आपका यूरिया का जो है सो आपका यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा किसका? यूरिया का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या करना है? गलत कथन को हमको बताना है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, ए में शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पर्मग्राही सौपर्म संवेदी मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं, जो ये तो आपको बिल्कुल सही है। देखिए, परम मस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है तथा इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बाकी सी और डी भी आपका सही है, ध्यान रखिए कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर।
इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, देखिए परम मस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है तथा इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिएगा। देखिए इसका सही सोल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। देखिए परम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह मस्तिष्क से कुल भार का लगभग 85% भाग होता है। ये अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आप क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा भाई को सपोर्ट दिखाइए, आपका सपोर्ट का हमको ज़रूरत है। मध्य कथन एक है और कारण आर्य कथन एक में क्या, मानव आमाशय पेट अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाए रखता है जिसका पीएच समानता 1.5 से 3.5 के बीच होता है। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है, आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्थिर क्या पर्शिका कोशिकाएं पाचन में सहायता और रोगजनकों का विनाश करने के लिए सक्रिय रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावित करती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है, कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर जो है ए और आर दोनों आपका सही है। आर जो से तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर कितना, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए प्रश्न नंबर 90 की ओर। चलिए 90 नंबर प्रश्न पे आता है, बताइए क्या बोल रहा है। सूची 1 में दिए गए संक्रामक रोगों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित जैविक कारकों से मिलान करना है। ये सारा आपका संक्रामक रोग हो गया और ये सारा आपका संबंधित जैविक कारकों हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हैजा किससे संबंधित कारकों से, हैजा आपका किससे हो जाएगा बताइए। तो हैजा आपका देखिए ना, हैजा आपका हो जाएगा, हाँ देखिए विब्रियो जीवाणु हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए कुष्ठ रोग आपका किस में हो जाएगा, कुष्ठ रोग आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया से, ध्यान रखिए। स्वाइन फ्लू को किस कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए H1N1 विषाणु कारण। देखिए मलेरिया आपका हो जाएगा ठीक है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, चलिए आंसर बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन किन देशों के संयुक्त उपक्रम है। बताइए पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 देशों का संयुक्त उपक्रम है, तो ये आपका भारत और नेपाल का, ध्यान रखिए किसका, भारत और नेपाल का। देखिए पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। इसका निर्माण उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर किया जाएगा। यह बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा जिसकी ऊंचाई 315 मीटर है, जबकि क्षमता 6480 मेगावाट अंकी की जा रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। तुर्काना झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, किसके बारे में, तुर्काना झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका तुर्काना झील दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी मरुस्थलीय झील है, बिल्कुल सही है। यह पूर्वी अफ्रीका में भ्रंश घाटी में स्थित है, ये भी आपका सही है। यह झील यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार केन्या, इथोपिया, तंजानिया तक है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर बताइए इसका कहाँ तक। देखिए तुर्काना झील केन्या और इथोपिया सीमा पर स्थित एक बेसिन है, किसके, केन्या और इथोपिया, तंजानिया को आप काट दीजिएगा तक विस्तृत है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। बताइए फॉक्सटेल आर्किड के संबंध में सही कथन चुनिए, किसके बारे में, फॉक्सटेल आर्किड के संबंध में सही कथन को चुनिए। सही कथन को क्या करना है, चुनना है। बताइए यह इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यह वर्षा वायु से नमी एवं पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा, वीडियो का आपका स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइए तंगु रहुआ ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, तुंगु
हुआ ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आपका है, यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यूनेस्को ने इसे 2025 में ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। 3 में यह बोलिविया में स्थित है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, यह आपको बोलिविया में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए संस्थान है और स्थान है, क्या करना है, कौन सा आपका सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, क्या नोएडा से आपका स्थान नोएडा हो जाएगा, क्या आपका सही सुमेलित है। तो देखिए आपका सही सुमेलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्थान पटना आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। केंद्रीय जल परिवहन निगम कोलकाता आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा आपको बिल्कुल सही सुमेलित, ध्यान रखिए चारों आपका जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइए सूची 1 आपका रेखाएं दिया हुआ, सूची 2 में आपका देश दिया हुआ है, रेखाएं और देश दिया हुआ। चलिए मिलान करते हैं। बताइए मेडिसिन रेखा किस देश के, मेडिसिन रेखा किन दो देश के बीच का आपका रेखा है, तो मेडिसिन रेखा का किन दो देश के बीच का, तो हाँ, तो आपका अमेरिका और कनाडा का हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए ऑर्डर नीचे रेखा का किन दो देश के बीच हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए सीरीज राइफल रेखा या किन दो देश के बीच का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। देखिए मनेरहैम रेखा ये आपका रूस और फिनलैंड के बीच में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 96 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा हम जल्दी में निकल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आराम से देखते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, इसके कारण हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में असत्य है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कौन सा असत्य है, तो यह जल इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न होती है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। यह पूर्णतः शून्य कार्बन ईंधन मानी जाती है, बिल्कुल आपका ये भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस रिफॉर्मिंग से किया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका कौन सा बोल रहा है, कौन सा आपका असत है, यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, याद रखिएगा। अगला 98 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक रेत खनन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष रेत खनन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, तो ये आपका नदी के लवणता से निश्चित रूप से कमी आना, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कौन सा आपका प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्रभाव नहीं है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अत्यधिक रेत खनन के कारण नदी की लवणता में कमी नहीं आती है, क्या लवणता में कमी, यहाँ क्या हो रहा है, कमी आना या कमी नहीं आती है, बल्कि तटीय या मुहाना क्षेत्रों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। चलिए 99 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए हिंद महासागर में जलमग्न कैनियन किन नदियों के मुहाना के पास पाए जाते हैं, बताइए हिंद महासागर के जलाशय कैनियन किन नदियों के मुहाना के पास पाए जाते हैं, तो ये आपका गंगा और सिंधु के मुहाना के पास आपका पाया जाता है, ध्यान में रखिए। किसके बीच है, गंगा और सिंधु के बीच, ध्यान में रखिए। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने के सामने एक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल जलमार्ग कैनियन में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 100 प्रश्न की ओर। बताइए पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, किसके बारे में, पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए एक में आपका पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। थोड़ा सा फास्ट में निकलेंगे भैया, तबीयत मेरा सही नहीं है, इसके कारण हम थोड़ा सोल्यूशन नहीं करा पा रहे हैं। तो हाल ही में मंजूर की गई केंद्रीय योजना भारतीय औद्योगिक विकास योजना यानी कि भाव्या मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए शुरू की गई है, किसके लिए शुरू की गई है, तो आपका ध्यान में रखिएगा। तो आपको देखिए विनिर्माण तेज करने के लिए पलंग एंड प्ले औद्योगिक पार्क के ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नारियल संवर्धन योजना और वैश्विक कृषि बाजार भारत में स्थित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए कौन सा कथन आपका गलत है, क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, इससे गलत हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर नारियल की खेती उत्पादकता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में अग्रणी और वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। बाकी ए सही है, बी सही है और डी भी आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अक्सर अपने लिक्विडिटी स्टेटमेंट फैसिलिटी के तहत वेरिएबल रेट रेपो नीलामियाँ आयोजित करता है। इस मौद्रिक उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया। चलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, इसके कारण आप लोग चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। बताइए कृषि फोटोवोल्टिक्स और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। किसके बारे में गलत कथन का चयन करना है? बताइए गलत कथन का चयन करना, तो गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए गलत कथन हो जाएगा आपका, देखिए कृषि फोटोवोल्टिक्स एक दोहरे उपयोग वाली भूमि प्रबंधन प्रणाली है जहां सौर ऊर्जा अवसंरचना और फसल की खेती बिल्कुल एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साथ होती है। ये तो आपको बिल्कुल सही है, लेकिन बोला कि कौन सा आपको सही नहीं है, लेकिन ये तो आपको बिल्कुल सही है। तो मैं 2026-27 नीतिगत परिवर्तनों के सरकार में पीएम कुसुम 2.0 ढांचे के अंतर्गत एकीकृत एक समर्पित 10 GW आखिरी पी भी लक्ष्य प्रभावित किया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसी में आपका है चूंकि सौर पैनल आंशिक छाया उत्पन्न करते हैं, इसीलिए आखिरी पीवी प्रणाली भारी धूप पर निर्भर रहने वाली फसलों की तुलना में छाया संहिता फसलें जैसे पत्तेदार सब्जियां, दालें और औषधीय पौधों को प्राथमिकता देती है। ध्यान रखिएगा ये भी आपको बिल्कुल सही है। डी में आपका है ओवरहेड और सौर पैनल में उत्पन्न गर्मी के कारण अग्नि पीवी प्रणाली बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा था कि कौन सा कथन आपका गलत है। यहाँ गलत देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। चलिए बताइए भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका? भारत में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में देखिए 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों की कुल लगभग 40.27 हिस्सा रखते हैं। बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। दो में आपका 8 प्रमुख उद्योगों पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का भार सबसे अधिक होता है, जबकि उर्वरकों का भार सबसे कम होता है। बिल्कुल आपका सही है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की और इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की और इसका भी आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 100 कौन सा प्रश्न है यार, प्रश्न नंबर 108 की ओर। चलिए इसका भी आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तभी कुछ ठीक नहीं रहने के कारण भी हम थोड़ा सा जल्दी में इसको निकाल दे रहे हैं। चलिए इसका भी आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता है। ये वाला पेज आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से 111वें प्रश्न से। बताइए 5 डिब्बों में मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, घड़ी और हेडफोन रखे हैं, तो ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सा वस्तु रखी है? बताइए ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सी वस्तु रखी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी वस्तु आपका रखी है? तो ऊपर में आपका जो है ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका रखी है आपका कैमरा रखा है। कौन सा रखा गया है? तो आपका कैमरा रखा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। 112 नंबर प्रश्न में देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 114 भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 नंबर का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। 116 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 117 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, इस सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 118 का सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो 118 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ से आप करते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। बताइए, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है, तो आपका 23 सितंबर को आपका आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब, 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। वोमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। वोमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आपका देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आपका जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न बताइएगा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए हस्तांतरण मानदंडों में किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा भार महत्व दिया है। किसको को सबसे ज़्यादा भार दिया, तो आय आय की दूरी को दिया। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे के सूत्र में आय की दूरी को सबसे अधिक यानी 42.5 भार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइएगा, देखिए, आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2025 में अमृत 2.0 के मध्यावधि मूल्यांकन के सबसे जारी रिपोर्ट के विचार पर कीजिए। देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2025 में अमृत 2.0 के मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में जारी रिपोर्ट पर विचार कीजिए। जारी रिपोर्ट पर विचार कीजिए, आपको कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए, इस मिशन का लक्ष्य सभी वैधानिक शहरों में घरेलू नल कन्वेंशन के माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो बिल्कुल सही है। दो आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 125वां प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए संख्या क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। बताइए, किस राज्य सरकार ने वैश्विक बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है, तो ये पंजाब की है। कौन की है, तो ये पंजाब की है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। बताइए, सूची वन में आपका उत्सव 2026 है और राज्य है। बताइए, आदि पर्व उत्सव 2026 आपका किस राज्य में मनाया गया था। बताइए, किस राज्य में मनाया गया था, तो ये आपको मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। देखिए, पेंडू ढोला उत्सव आपको उड़ीसा में मनाया गया था। चापचर कुट उत्सव आपको मिजोरम में मनाया गया था। ठीक है, मुलगांव केलवाई पेट ये आपका गोवा में मनाया गया था। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। बताइए, निम्न में से 11वें रसायन डायलॉग मुख्य रूप से अतिथि देश का कौन सा है। तो निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है। मुख्य अतिथि देश आपका कौन सा, तो ये फिनलैंड है। ध्यान रखिए, कौन है आपका, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, SIPRI के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन सा है। सबसे बड़ा हथियार आयात देश आपको कौन सा, तो आपका यूक्रेन है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका हथियार यूक्रेन बनाता है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है। एक नई पहल आपका शुरू की है, तो ये आपको की है पलामू टाइगर रिजर्व में। ध्यान रखिए, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम से एक पहल शुरू की है, तो पलामू टाइगर रिजर्व आपका पहल शुरू की है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। बताइएगा, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो आपका नागालैंड में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। ये सूची वन में योजना है और राज्य है। ये सर आपका योजना हो गया, ये सर आपका राज्य हो गया।
तो गोधाम योजना किस राज्य में आपका मनाया गया था? शायद यही मनाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए योजना बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखिए योधाम योजना ये आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। श्रम श्री योजना आपको पश्चिम बंगाल में, श्रमिक बसेरा रोजगार आपका गुजरात में, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आपका बिहार में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए मिलान तो कर दें, योजना हो गया, राज्य हो गया, चलिए इसका क्या हो गया इसका मतलब। तो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही है। चलिए आगे मिलान करते हैं। सूची वन में आपका ये सारा उपग्रह हो गया, ये सारा आपका प्रक्षेपण यान हो गया। बताइए EOS-09 आपका किस में हो जाएगा? तो आपका PSLV C61 का प्रक्षेपण यान हो जाएगा। देखिए CMS-03 ये सारा उपग्रह का आपका प्रक्षेपण यान आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा LV-M3M5, ध्यान रखिएगा। देखिए स्पाडेक्स मिशन कौन प्रक्षेपण यान का कौन जाएगा? PSLV C16 हो जाएगा, ध्यान रखिए। ESA प्रोवा 3 PSLV C59 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका भी सही उत्तर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 133 की ओर। बताइएगा मैड्रिड ओपन 2025 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? बताइए मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपका देखिए माटा को जीता है का माटा कोस्टुयुक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया, इसका किस संबंध से पेश था? मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया, इनका संबंध किस पेशे से था? इनका संबंध आपका किस पेशे से था? तो इनका संबंध आपका दो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से था, ध्यान रखिए। इसका पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से इनका संबंध, पेशे से इनका संबंध था, ध्यान रखिए। 135वां प्रश्न बताइए निम्न में से किसने फोल्डेड बाय मी हिल्स ए होम इन द हिमालय के नाम पुस्तक लिखी है? इनका कौन रखा? अनुराधा रॉय लिखी है, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा जल्दी में भैया बात को समझिएगा, थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है, बार बार छींकनी आ रहा है, मेरा गला दर्द दे रहा है। चलिए 136वां प्रश्न बताइएगा ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य में गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त घोषित किया गया तो आपको महाराष्ट्र को किया गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 136वां प्रश्न देखिए भारत में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का पदक तालिका में ओवरऑल रैंक हासिल की है? ओवरऑल आपका रैंक 7वीं हासिल की है, ध्यान रखिए कितना की है? 7वीं रैंक हासिल की है। 138 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व यूनेस्को स्तर सरकारी समिति सत्र में किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता को आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका दीपावली को शामिल किया गया, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ते जाइएगा पीछे पीछे। 139 नंबर प्रश्न देखिए भारत के सांकेतिक GDP वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग कितनी हो गई है? तो लगभग आपका 357 लाख करोड़ हो गई है, कितना? 357 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज GDP का अनुपात कितना है? बताइएगा। तो बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज GDP अनुपात कितना है? तो यहाँ पर 55.6% है, कितना? 55.6% है, याद रखिएगा। 141 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? बताइए बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? तो कब तक लिए है निर्णय? तो आपको 2027 तक लिए, ध्यान रखिए कब तक? 2027 तक। तो 142 नंबर प्रश्न बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहटा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की ओर। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिला के निवासी हैं? बताइए श्री शैलेश कुमार किस जिला के निवासी हैं? तो ये आपका जम्मू जिला का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन
कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 145 की ओर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 में कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर 10 को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है प्रश्न नंबर 146 की ओर। बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए हुआ है? इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपको झांडू कुमार हो जाएगा, ध्यान रखिए किसका होगा, झांडू कुमार हो जाएगा। तो रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की ओर। थोड़ा सा जो मेरा मन ठीक नहीं है भैया, तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। इसके कारण अगर थोड़ा सा कहीं गलती होगा तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन गलती तो अभी तक कहीं नहीं हुआ, हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार जातीय गणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है, तो बिहार जातीय गणना 2025 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है, कुल जातियों की संख्या पर 214 है, ध्यान में रखिएगा। 148 नंबर पर देखिए, अप्रैल 2026 में प्रारंभ की गई माइक्रो क्रेडिट योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आपका जो है सो प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखिए किसके द्वारा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, ई ई प्राप्ति पोर्टल किसने प्रारंभ किया है? ई प्राप्ति पोर्टल किसने प्रारंभ किया है? तो देखिए अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपका जो है सो ये आपका जारी प्रारंभ किए हैं। 150 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में स्कूल चलो हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने प्रारंभ किया है, तो आपका मध्य प्रदेश सरकार ये आपका प्रारंभ किया है, रखिएगा। हाल ही में स्कूल चलो हम अभियान आपका मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कहीं भी हमसे मिस्टेक हुआ होगा भी है तो हम थोड़ा सा दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, आज थोड़ा जल्दी में था, तो क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, इसके कारण थोड़ा सा वीडियो का जल्दी खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच।